start with the chapter of agency, right? Anybody has any idea about what the agency is? Am I Yes, audible? ma'am. Yes, any idea what agency is? नो आइडिया, नो प्रॉब्लम। बहुत बारी मैंने आपको बार बार कई बारी मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं बार बार एक ही वर्ड बोलती हूँ कि एक एजेंट होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसके काम करता है, और वो एजेंट उसने इसलिए रखा होता है कि वो सारे कामों को नहीं संभाल सकता, तो उसने अपने बिहाफ पे एक पर्सन अपॉइंट किया हुआ है जो उसके बिहाफ पे उसके बिजनेसेस को संभालता है और उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ये वही चीज है, ये फुल फ्लेज चैप्टर है एजेंसी का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहा जाता है इस चैप्टर को, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मीनिंग क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट, राइट? अब यहाँ पे एजेंट को अपॉइंट करने की जरूरत क्या है? हो सकता है कि किसी पर्सन का बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, उसकी टर्नओवर बहुत हाई है, या वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रहता है, तो वो क्या करता है कि अपने बिहाफ पे किसी भी एक पर्सन को अपना एजेंट अपॉइंट कर देता है। वो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ प्रिंसिपल के बिजनेस को संभालता है, राइट? और एजेंट के सारे एक्ट के लिए प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एजेंट सिर्फ वही काम कर सकता है जो उसकी अथॉरिटी की, जो उसको प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दी हुई है। अगर वो अथॉरिटी से बाहर जाके काम करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल आंसरेबल नहीं है। एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी में रह के काम करता है तो प्रिंसिपल उसके सारे एक्ट्स के लिए आंसरेबल है। अगर एजेंट अथॉरिटी के बाहर जाता है तो प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये कॉलेज प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, ये प्रिंसिपल और एजेंट अलग है। सो प्लीज स्पेलिंग लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट? थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन देखिएगा कि हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं। When one party, that is, agent is authorized by another party, that is, principal, to act on his or her behalf, the person who does an act through another is deemed in law to do it himself. ठीक है, करना उसको खुद चाहिए था बट वो कर नहीं सकता है ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन, तो उसने अपने बिहाफ पे एक पर्सन को अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया। कोई फेसिट पर लो फेसिट पर सी मीन्स वी हु एक्ट्स बाय अनदर एक्ट बाय हिमसेल्फ, राइट? एजेंट जो होता है वो कई ज्यादातर केसेस में तो एक्सप्रेस एजेंसी होती है जहां पे प्रिंसिपल एजेंट खुद जो है वो नॉमिनेट करता है खुद की एजेंसी में सारे के सारे असेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। मतलब कितने एसेंशियल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के? 10। कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्टिव, दैट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सारे के सारे जो 10 असेंशियल्स हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रेजेंट होने चाहिए, राइट? बट इसके साथ कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में होने चाहिए। वो एडिशनल फीचर्स क्या है? नंबर 1, एजेंट हमेशा प्रिंसिपल ही अपॉइंट करेगा। एजेंट की अथॉरिटी क्या है? प्रिंसिपल लायबल होगा। क्या कर रही हूं मैं? आपका और उस सप्लायर जिसको यहाँ पे इन्होंने थर्ड पार्टी कहा है, उन दोनों के बिहाफ पे जो है वो मैं कॉन्ट्रैक्ट करवा रही हूँ। तो व्हाट द एजेंट विल डू? एजेंट विल कम इन बिटवीन एंड मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, राइट? ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजेंसी में कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी वर्ड लिखा हुआ, रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ है।
Contract of agency without consideration is also valid. Contract of agency with consideration is also valid. So consideration is not necessary, but if it is there, then also the contract of agency is valid. इतना पॉइंट समझ में आया आपको? यस मैम। आगे चलिए, एसेंशियल्स। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि इस लीगल रिलेशनशिप में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है या नहीं है? उसके लिए उसमें दो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। अगर इन क्वेश्चंस का पॉजिटिव आंसर है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। अगर इन क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं है। तो वो दो कौन से सवाल हैं? नंबर 1, whether the person has capacity to bind the principal and make him answerable to the third parties. क्या उस पर्सन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने एक्ट से प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है? हाँ, अगर प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दी हुई है और अगर वो ऐसा कर रहा है तो मतलब क्या है? वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एग्जिस्ट करता है, राइट? नंबर 2, whether we can create a legal relation between the principal and such third party. क्या एजेंट लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी में? अगर इसका आंसर यस है तो एजेंसी है, अगर इसका आंसर नो है तो एजेंसी नहीं है, राइट? Definition of an agent. To be an agent, the person employed must be authorized to do any act for another or represent another in dealing with the third person under section 182. ठीक है, तो बार बार मैंने आपको समझाया, पर्सन को अथॉरिटी है प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करने के लिए और प्रिंसिपल का थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको कहा जाता है एजेंट। जो पर्सन ऐसा करता है उसको कहा जाता है एजेंट। Who may be the agent? Any person who is capable to enter into the contract. Even minor can be employed as an agent. But minor किसी भी एक्ट के लिए प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा because he is a minor. Right? So agent is held to be liable to the principal and he must be a major and of sound mind. Who may be the principal? Again, same answer. A person who is major, who is of sound mind. माइनर कभी भी प्रिंसिपल नहीं बन सकता है, वो एजेंट बन सकता है बट प्रिंसिपल नहीं बन सकता, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी डिस्कस, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी अंडर सेक्शन 185, राइट? कंसिडरेशन हो तो ठीक। मैम नॉट ऑडिबल। मैम कि एक जो फ्रेंड है, हाँ जी बेटा बोलिए। मैम यू वर नॉट ऑडिबल। बोलो बेटा, भी मैं डिस्कनेक्ट किया। हाँ हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं चुप थी, मैंने देख लिया था। यस मैम। तो हाँ, ये वाले पॉइंट पे थे। मैंने बार बार कहा कि कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार परचेज करनी है और आपकी जो फ्रेंड है वो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है, आपकी फ्रेंड है, वो आपके साथ गई, उसने देखा, गाड़ी चेक की, सब कुछ किया और आपको कहा कि ठीक है परचेज कर लो। तो आपकी फ्रेंड आपसे कोई पैसा नहीं ले रही, तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा? हाँ होगा, because your friend is act as your agent and he bought a car on your behalf. On the basis of her expertise he bought the car for you, but she's not taking anything from you. So consideration necessary नहीं है, consideration है तो भी सही है, consideration नहीं है तो भी सही है, right? Then is, what is the difference between the agent and a servant? एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है। एजेंट का काम है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। सर्वेंट का ऐसा कोई भी काम नहीं है, उसको इस तरह की कोई भी अथॉरिटी नहीं मिलती है। सेकंड, प्रिंसिपल का काम है
एजेंट को डायरेक्ट करना, ठीक है, कि क्या करना है। मास्टर का काम है कि सर्वेंट को डायरेक्ट भी करना और सर्वेंट को गाइड भी करना कि ये काम कैसे करना है। सो इसका मतलब ये है कि एजेंट डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता, डायरेक्ट सुपरविजन में नहीं होता, बट सर्वेंट डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल के अंडर, मास्टर के अंदर आता है। थर्ड, प्रिंसिपल एजेंट के एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के बीच में काम कर रहा है। एम्प्लॉयर इज ऑल्सो लायबल फॉर द wrongful act of the servant, राइट? अगर वो एक्ट उसने अपने काम करते वक्त किया, वो बाहर गया और उसने कुछ क्राइम किया, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं। उसके लिए तो देखो प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट दोनों के उसमें डिफरेंस है। एक बिजनेस कर रहा है आपके बिहाफ पे और एक आपकी जॉब कर रहा है, राइट? Fourth, agency necessarily contemplates a third party, but in a service a third party may not exist. तो एजेंट का क्या काम है? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाना, बट सर्वेंट का ऐसा कोई भी काम नहीं है, राइट? नहीं होता है, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एजेंट एंड अ बेली? बेली आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर और एजेंट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर। बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तब अराइज होता है जब हम किसी की चीज लेते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए और उस चीज को यूज करके वापस दे देते हैं, बट इस तरह का कोई भी काम एजेंट नहीं करता है। एजेंट किसी का बिजनेस चला रहा है और वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और एजेंट के एक्ट्स के लिए जो है वो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, बट बेली के एक्ट के लिए जो है वो बेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। Relationship of bailor and bailee exists only so long as the bailee holds the good belonging to the bailor. An agent may be in a possession of principal property, and to that extent he may also be a bailee. Sometimes an ordinary bailee may become an agent when he is authorized to dispose of the bailor property according to his direction. तो बेली एजेंट कब बन सकता है? कि अगर बेलर ने उससे कहा है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को वापस मत कीजिए, इसको बेच दीजिए, तो जब वो आपके बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो वो बेली आपका एजेंट है, राइट? Agent is a representative with an authority to contract on the behalf of principal, whereas bailee does not have such kind of power, जो मैंने अभी आपको बताई, राइट? ये डिफरेंस क्लियर है? आगे चले। Yes, ma'am. Now, yes, what is the difference between the what is the difference between the agent and trustee? Both agent and trustee exercise their power and authority in an interest and the behalf of other person, and further, both have a representative character. This similarity should not permit it to regard them as similar in all the respect. Now, so number one difference is a trustee exercises power in his own name. ठीक है, आपने देखा होगा ना, आप कई बार सुनते हैं कि इन्होंने ट्रस्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है? तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं या जो भी हम ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलके एक तरह का बिजनेस ओपन करते हैं। वो भी प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी उसमें आती हैं। तो इसका मतलब जो ट्रस्टी है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस का ऑनर है, वो एजेंट नहीं है। A trustee exercises power in his own name, and agent exercises merely the delegated power by the principal. Second, property which a trustee manages is vested in him. जो ट्रस्टी की प्रॉपर्टी है वो उसी के ऊपर काम कर रहा है, वो उसी के पास है। बट एजेंसी में क्या होता है, प्रिंसिपल अपनी प्रॉपर्टी अपना बिजनेस एजेंट को दे देता है जब तक एजेंट उसको चला रहा है, राइट? Third, an agent creates a privity of contract between the principal and the third party, whereas a trustee does the same thing. The contract is for him and only for him. Agent का काम है
लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में, बट ट्रस्टी का ऐसा कोई काम नहीं है, वो उसका अपना बिजनेस है, वो इसलिए अपना बिजनेस खुद चला रहा है, राइट? वो किसी का एजेंट नहीं है, राइट? आपकी बुक में एक और डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन एजेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये वाला डिफरेंस दिया हुआ है कि डिलीट हो गया वहां से? नहीं मैम, दिया हुआ है बट मेरी पढ़ पुरानी बुक लीजिए, है। स्लाइड में नहीं है, उसको हम यहीं से पढ़ लेते हैं बुक में से ही। Difference between agent and an independent agent, a contractor. Agent is bound to act in a matter of agency subject to the directions and the control of his principal, whereas an independent contractor merely undertakes to perform a certain specified work, the manners, the means of performance being left to his own decision. An independent contractor is not an agent because he has no authority to bind his employer in any form of contractual dealing with a third person. On the other hand, an agent can bind a principal by entering into the contract with other person within the scope of his authority. देखो, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मतलब आपने फॉर एग्जांपल अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, ठेकेदार को घर बनाने के लिए दे दिया है, तो वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो आपने अपना घर बनवाना है, आपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया वो बनवाने के लिए, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर आपका एजेंट है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्पेसिफिक काम के लिए अपॉइंट किया गया है, और जो वो सामान मंगवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो सीमेंट मंगवा रहा है, जो रेत मंगवा रहा है, या बजरी जो भी मंगवा रहा है वो घर को बनाने के लिए, वो अपने नाम पे थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जिससे वो मंगवा रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि इसका घर बना रहा हूं तो इसके नाम पे कर दो कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आपने घर बनाने के लिए दे दिया, रॉ मटेरियल भी खुद ही वो अरेंज करेगा। बट एजेंसी के केस में ऐसा नहीं है। एजेंसी मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए होती है, कंप्लीट बिजनेस के लिए होती है, कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए नहीं होती है, राइट? एक दूसरा, जब भी एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है थर्ड पार्टी के साथ, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, ठीक है, वो अपने बिहाफ पे नहीं करता है। वो थर्ड पार्टी को बताता है कि मैं एज ए एजेंट काम कर रहा हूं, और ये जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये प्रिंसिपल के साथ है, मेरे साथ नहीं है। तो इस तरह का इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं होता है, राइट? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट एजेंट के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द काइंड्स। इसमें आपको पता चलेगा कि इम्प्लाइड एजेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एजेंट? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एजेंट, सब एजेंट, जर्नल, स्पेशल एंड यूनिवर्सल एजेंट, राइट? नाउ सी वन बाय वन। एक्सप्रेस एजेंट्स. Express agent is one who is appointed verbally or by writing, right? Implied agent is one who is appointed, is to be inferred from the conduct of the parties. तो implied agent को आप appoint नहीं करते हैं। For example, मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल करना चाहते हो, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, बहुत सारे एजेंट आपको कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, और कई बार हम कह देते हैं कि नहीं भाई, हमने नहीं अपनी प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू सेल करनी, हम खुद ही सेल करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। बट कई बार हम कुछ भी नहीं कहते हैं, वो पर्सन आता है आपकी प्रॉपर्टी को, वो सेल बायर लेके आता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को दिखाता है, आप उसको देखने देते हो, ठीक है, वो देखता है और सेल कर देता है। आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी, बट आपने कुछ ऐसा भी नहीं किया जिससे हमें पता चले कि आप उसको अथॉरिटी देना नहीं चाहते हैं। आपके कंडक्ट से हमें ये पता चला कि हाँ, ये बंदा आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। हाँ, आप ना उसको हाँ कह रहे हो, बट ना कह रहे हो, बट आपके एक्शन से ये पता चल रहा है कि हाँ, आप उसको परमिशन दे रहे हो। हाउस, आपका घर, अपने घर रेंट पे दे रहे हैं, एजेंट लेके आ रहे हैं, आप मना नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब दोज पीपल आर योर एम्प्लॉयड एजेंट, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है खुद जाके, ठीक है, आपको कोई एजेंट कॉल करता है रेंडमली, आपको कहता है कि मैम इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लीजिए, आप सुनने लग जाते हो, आप उसको घर बुला लेते हो, आप डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो क्या है ये? आपने तो नहीं ना एजेंट अपॉइंट किया, बट दिस आर द इम्प्लाइड एजेंट। आपके कंडक्ट से पता चल रहा है दिस, यस, यू आर रेडी टू क्रिएट अ एजेंसी रिलेशनशिप, राइट? नेक्स्ट इज जो आपकी बुक में दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट, जर्नल, स्पेशल और यूनिवर्सल एजेंट।
Journal agent is one who is employed to transact journally all the business of principal in regard to which he is employed. ठीक है, आपके जितने भी बिजनेसेस है, जितने भी ट्रांजेक्शंस है, जितने बिजनेस है, अगर आपके 4 बिजनेस अलग अलग प्रोडक्ट के चल रहे हैं, सब बिजनेस को आपने संभालने के लिए ये एजेंट को अपॉइंट किया, उसको कहते हैं जर्नल एजेंट. सेकेंड, स्पेशल एजेंट. Special agent has only authority to do some particular act or represent his principal in some particular transaction. तो आपने एक particular transaction के लिए बिजनेस की एक particular person को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, उस particular transaction के लिए, उसको कहते हैं special agent. A universal agent is one who is authorized to transact all business of his principal of every kind and to do all the act which principal can lawfully do or can delegate. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यूनिवर्सल में और जर्नल में तो कोई फर्क ही ना हुआ, हमें नहीं ना फर्क, डिफरेंस नहीं ना पता चल रहा दोनों में क्या है. क्या जर्नल एजेंट में और यूनिवर्सल एजेंट में कोई फर्क है? नहीं है. जर्नल एजेंट में और यूनिवर्सल एजेंट में कोई भी फर्क नहीं है. आवाज आ रही है? यस मैम. थर्ड है एजेंट और सब एजेंट. आपने एजेंट अपॉइंट किया जिसको प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दी. अब ये सब एजेंट कौन है? मतलब अब एजेंट अपने नीचे एक और एजेंट रख रहा है. एजेंट अपने नीचे प्रिंसिपल का काम करने के लिए अपने नीचे एक और एजेंट रख रहा है. डेफिनेशन देखिएगा. An agent derives his authority directly from the principal. A sub-agent derives his authority from agent who has appointed to do an act. ठीक है, ये लीगल है. एजेंट अपने आगे एक और सब एजेंट रख रहा है, राइट? दैट इज सब एजेंट. सो एजेंट प्रिंसिपल का, सब एजेंट एजेंट का, राइट? सब एजेंट को अथॉरिटी कौन दे रहा है? एजेंट. काम किसके करने हैं दोनों ने? प्रिंसिपल के, राइट? Okay. On broad classification of agent is mercantile or commercial agent and non-mercantile or commercial agent, non-commercial agent. अब थोड़ा सा और ये आगे गए हैं, इन्होंने एजेंट को 2 कैटेगरीज में और डिवाइड किया है. एक है मर्केंटाइल एजेंट और दूसरे हैं नॉन मर्केंटाइल एजेंट. सो मर्केंटाइल एजेंट का मतलब है जो हमारे बिजनेस को लेके या किसी से कनेक्टेड है. नॉन मर्केंटाइल एजेंट का मतलब है तो जर्नल हमारे दूसरे कामों को देख रहे हैं, एक 1 by 1 करते हैं ये लोग कौन है, राइट? नंबर 1, फैक्टर. A factor is a mercantile agent to whom possession of goods is given for a sale. Generally speaking, he is a person to whom goods are consigned for sale by merchant residing abroad or at a distance from the point of sale. He usually sells the good in his own name. He cannot barter or pledge the goods. He has a journal loan for the balance of account as between himself and the principal. ये फैक्टर एक मर्केंटाइल एजेंट है. इसको हम अपॉइंट करते हैं गुड्स को सेल करने के लिए, और हम गुड्स को सेल करने के लिए इसको इसलिए अपॉइंट कर रहे हैं, या तो हम बाहर रहते हैं या हम जो पॉइंट ऑफ सेल है उससे बहुत दूर रहते हैं. जैसे अगर पॉइंट ऑफ सेल पंजाब है और मैं चेन्नई में रह रही हूँ तो वो भी डिस्टेंस हो सकता है. और ये जो गुड्स अपने नाम पे सेल करते हैं, हमारे नाम पे सेल नहीं करते हैं, बट ये गुड्स को बार्टर नहीं कर सकते, गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, ये गुड्स को प्लेज नहीं कर सकते. अगर आप इनको इनका कमीशन नहीं देते हो तो ये आपकी जितनी भी गुड्स हैं सबको सीज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द राइट ऑफ जर्नल लैंड, राइट? अंडरस्टैंड? यस मैम. ऑक्शनर. यस मैम. ऑक्शनर भी आपका एजेंट है. पब्लिक ऑक्शनर, जब आप कोई ऑक्शन लगा रहे हो उसमें ऑक्शनर खड़ा है तो वो आपका एजेंट है. उसके पास आपके गुड्स की पोजेशन और कंट्रोल है. सो ही मे बी द एजेंट ऑफ बोथ सेलर एंड बायर. सेलर का इसलिए बिकॉज उसकी गुड्स बेच रहा है, बायर का इसलिए क्योंकि वहां पे वो बिडिंग कर रहा है तो वो हाईएस्ट बिड को हैमर से उसका एंड डिक्लेयर करता है. तो इस कारण से ऑक्शनर को सेलर और बायर दोनों का एजेंट कहा गया है, राइट? और ऑक्शनर अगर बायर परचेज प्राइस नहीं देता है ऑक्शनर को या सेलर को तो ऑक्शनर उसको अपने नाम पे भी स्यू कर सकता है, राइट? और ऑक्शनर जो है वो रेमुनरेशन लेते हैं, फ्री में नहीं काम करते हैं. दे विल टेक अ रेमुनरेशन फ्रॉम यू, राइट? ब्रोकर.
Broker is a mercantile agent who's applied to make a contract for purchase and sale of goods for commission called brokerage. ये लोग या तो आपके बिहाफ पे गुड्स को परचेज करेंगे या आपके बिहाफ पे गुड्स को सेल करेंगे, और जो ये कमीशन लेंगे उनको ब्रोकेज कहा जाता है. A broker, unlike factor, is not entrusted with the possession of good. इन brokers के पास factors की तरह goods का possession नहीं होता है, even documents भी नहीं होते हैं goods से related. His business is to find out, इनका सिर्फ ये काम है seller ढूंढने, buyer ढूंढने, उनको आपस में मिलाना, प्राइस को बार्गेन करना. बाकी जो सारा कॉन्ट्रैक्ट है वो सेलर बायर आपस में करेंगे. इनके पास कोई गुड्स की पोजीशन नहीं होती है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता है. ये सिर्फ बायर को ढूंढते हैं, सेलर को ढूंढते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं, अपना कमीशन लेते हैं और चले जाते हैं. राइट. सो बेसिकली हम इन्हें कह सकते हैं नेगोशिएटर, और हम इन्हें कह सकते हैं मिडिलमैन. राइट. Commission agent. A commission agent is a mercantile agent who, in consideration of certain commission, engages to purchase or sell the goods for his principal. He buys and sells goods in a market on the best terms and in his own name. His interest in the transaction is his commission. All profits and losses accrue to the principal. A commission agent may or may not be in an actual possession of the good. His position is very similar to the broker. ठीक है, तो ये कमीशन एजेंट भी ब्रोकर की तरह ही है, बट कई जगह पे इन्हें कमीशन एजेंट कहा जाता है. ये भी यही काम करते हैं जी, परचेज और सेल गुड्स करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. राइट. और बट ये करते अपने नाम पे हैं. ब्रोकर जो है वो सीधा उनका कांटेक्ट कराते हैं, बट ये जो कमीशन एजेंट है ये अपने बिहाफ पे जो है वो गुड्स को सेल करते हैं. उनको पास पोजेशन नहीं होती है, बट जब गुड्स सेल होती है तो उनका नाम चलता है कि ये पर्सन जो है वो सेल कर रहा है, और उन ट्रांजेक्शन में से कोई भी जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो जिम्मेवारी जो है प्रिंसिपल की है, कमीशन एजेंट की नहीं है. राइट. डेल क्रेड एजेंट. अब ये कौन से एजेंट हैं? The del cred agent is an agent who, in consideration of an extra remuneration, guarantees to his principal the performance of contract by other party. The del cred commission is higher reward than usually given in a form of commission. He occupies the position of guarantor as well as the agent. देखो ये जो एजेंट है इनको सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है. क्यों? बिकॉज ये दो काम कर रहे हैं. नंबर वन, आपके बिहाफ पे सेल परचेज कर रहे हैं. नंबर टू, आपको साथ में गारंटी भी दे रहे हैं. जैसे आपकी कोई चीज सेल होनी थी तो उसने कहा कि ठीक है ये बायर है, इसको चीज बेच दीजिए और मैं गारंटी देता हूं कि ये बायर आपको पैसे दे देगा. ठीक है, तो ये गारंटर भी है और साथ में एजेंट भी है, इसीलिए उनको जो रेमुनरेशन मिलती है वो एक्स्ट्रा होती है. राइट. बट द डेल क्रेड एजेंट इज अपॉइंटेड जर्नली when the principal deals with a person about whom he knows nothing. A del cred agent is a person who is not dropped out after establishing a link between the principal and the third person. So agency में क्या होता है भाई, एजेंट थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कराता है और पिक्चर से निकल जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है. जब तक थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को पेमेंट दे नहीं देती है तब तक ये एज ए गारंटर उस कॉन्ट्रैक्ट में ही रहता है. राइट. नेक्स्ट इज अ बैंकर रिलेशनशिप. अब मुझे कोई बता सकता है कि बैंकर आपका एजेंट कैसे है? क्या किसी के पास इस सवाल का जवाब है कि हाउ द बैंक इज योर एजेंट? मैम बिकॉज जो बैंकर है वो आई गेस हमारे कंज्यूमर्स जो मतलब लोन और सेविंग्स के लिए आए हैं, और जो गवर्नमेंट आरबीआई है उनके बीच का एक वो करता है. नहीं, आप जैसे कस्टमर, फॉर एग्जांपल आपका एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, तो एसबीआई आपकी एजेंट किन सिचुएशन में बन सकती है? मेरा सवाल ये है. मैम जो बैंक पे सिक्योरिटीज. मानवी को बोलने दीजिए, आशिमा आप उसके बाद बोलिएगा. हाँ जी मानवी बोलिए. मैम जब बैंक हमारे बिहाफ पे सिक्योरिटीज परचेज करती है, चेक्स कलेक्ट करती है, तो उस केस में वो हमारी एजेंट का काम करती है. चलिए मान लेते हैं. आशिमा आप बताइए. यस मैम, इट वाज सेम लाइक जब हम जब एजेंट बैंकर है, जब वो हमारा चेक कलेक्ट करता है.
बिल्कुल, हमारा चेक कलेक्ट करता है, जब हम उसको सेविंग बैंक अकाउंट कराते हैं वो हमारे पैसे जो है वो रखता है, जब हम उससे पैसे मांगते हैं तो वो हमें पैसे देता है, राइट। बहुत सारे काम है। कई बारी हमारे जो कई लोन होते हैं या कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होती है वो ऑटो डेबिट हो जाती है हमारे अकाउंट से। जब हम ऑटो डेबिट की ऑप्शन दे रहे हैं कि ऑटोमेटिकली इतना पैसा हमारे अकाउंट से डेबिट कर दीजिएगा, उस केस में भी हम बैंक हमारा एजेंट है, ठीक है। हमारा पॉलिसी का प्रीमियम जाता है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो रहा है हर मंथ, हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उस केस में भी बैंक हमारा एजेंट है। मेरा लॉकर है बैंक में, ठीक है, उसकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, उस केस में भी बैंकर हमारा जो है वो एजेंट है। तो बहुत सारे केसेस में जो बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप होता है, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल, राइट। जब व्हेन ए बैंकर, बट इसमें एक और लाइन है, देख लीजिए। When a banker advances When a banker advances money to his customer as a loan, the banker is a creditor and the customer is a debtor. But the banker acts as an agent of customer when he buys or sells a security, collects the check, dividends, bills on the behalf of his customer. Right? सेवेंथ इज जर्नल एजेंट एंड पर्टिकुलर एजेंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जर्नल एजेंट का मतलब है जो हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए ऑल द मैटर्स कंसर्निंग टू द पर्टिकुलर बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, और पर्टिकुलर अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई पर्टिकुलर चीज खरीदने के लिए अगर आपने कोई एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ पर्टिकुलर एजेंट, राइट। उन्होंने लिखा भी हुआ है, फैक्टर्स एंड कमीशन एजेंट्स आर द जर्नल एजेंट्स, राइट। ऑल अदर एजेंट्स आर द पर्टिकुलर एजेंट एंड दीज टूज आर द जर्नल एजेंट्स, राइट। नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स में कौन से आते हैं? आपका काउंसलर, आपका लॉयर, आपका गार्डियन, आपका प्रमोटर, आपकी वाइफ, आपका इंश्योरेंस एजेंट। इनको नॉन मर्केंटाइल क्यों कहा गया है? क्या बता सकता है कोई कि वाइफ को नॉन मर्केंटाइल एजेंट क्यों बोला गया है, या गार्डियन को या इंश्योरेंस एजेंट को? व्हाई वी कॉल देम अ नॉन मर्केंटाइल एजेंट? मर्केंटाइल तो हो गया जो बिजनेस से रिलेटेड है,